नंबर है ना। मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्टताओं का वर्णन करें। मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्टताओं का वर्णन करें। तो मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्टता के बारे में वर्णन करना है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु के लरकाना जिले, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंधु के लरकाना जिले में स्थापित था। कहाँ स्थापित था? लरकाना जिले में स्थापित था। सिंधी भाषा के अनुसार, सिंधी भाषा के अनुसार, तो सिंधी भाषा के अनुसार मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। क्या है? सिंधी भाषा के अनुसार मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछा जाता है ना, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, ठीक है। तो किसके अनुसार, या ऐसे पूछ लेगा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला किसके अनुसार है, किस भाषा के अनुसार? तो सिंधी भाषा के अनुसार है। यह नाम मोहनजोदड़ो के पतन के बाद, यह नाम मोहनजोदड़ो के पतन, पतन मतलब खत्म, समाप्त होना, ठीक है, पतन के बाद उसे दिया गया। ये नाम जो दिया गया मृतकों का टीला अर्थ, वो कब दिया गया? मोहनजोदड़ो के पतन के बाद। 5000 वर्ष पहले यह एक विकसित शहर था। 5000 पहले यह एक विकासशील विकसित शहर था, विकसित। यह 7 बार स्थापित होकर पुनः नष्ट हुआ था। मतलब 7 बार स्थापित हुआ था और फिर नष्ट, मतलब कि स्थापित हो जाता था फिर नष्ट हो जाता था। कितने बार? 7 बार। इस पूरा स्थल की खोज हड़प्पा के बाद ही हुई थी। तो बात तो सही है, हड़प्पा के बाद ही ना इसका खोज हुआ था। मोहनजोदड़ो का खोज जो हुआ था हड़प्पा के बाद हुई थी। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक यानी सबसे अधिक अनोखा पक्ष शहर के केंद्र का विकास था। मतलब कहने का कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अधिक यानी सबसे अधिक अनोखा पक्ष शहर केंद्रों का विकास था, शहर केंद्रों का विकास था। ऐसे ही केंद्रों में एक महत्वपूर्ण केंद्र मोहनजोदड़ो भी था। ऐसे ही कहने का मतलब है कि जो हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारा केंद्र था ना, बहुत सारे शहर था ना, बहुत जगह था ना, बहुत स्थान था। तो इसमें से ऐसे ही केंद्र में से कुछ एक और भी था, जो कौन था? मोहनजोदड़ो था। इसकी खुदाई से निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट हुई। यानी इसको इसकी जब खुदाई हुई ना, तो विशिष्टता के बारे में ना कहा वर्णन करे। तो ये तो कुछ जो बात हो गया आपको कि मोहनजोदड़ो से आप क्या समझते हैं, तो उसमें ये सब बातें हम लिख सकते हैं। अब देखिए बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन एक बना लीजिएगा क्या कि मोहनजोदड़ो से आप क्या समझते हैं। तो मोहनजोदड़ो से हम इतना बात उसमें लिख सकते हैं, तो एगो क्वेश्चन ही बन जाएगा, निकल जाएगा। और मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्टताओं का वर्णन करें। तो ये तो पहले मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ बातें था। अब इसकी खुदाई से, जब मोहनजोदड़ो की खुदाई, उसकी खुदाई से विशिष्टता कुछ इस प्रकार है। जैसे सुनियोजित नगर, कुछ सुनियोजित नगर, जैसे देखिए मोहनजोदड़ो एक विशाल शहर था। मोहनजोदड़ो क्या था? विशाल शहर था, सबसे बड़ा शहर है ना। मोहनजोदड़ो क्या है? सबसे बड़ा है ना। 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। यह शहर 2 भागों में बटा हुआ था। यह जो है मोहनजोदड़ो मतलब यह शहर जो है 2 भागों में बटा हुआ था। क्या? मोहनजोदड़ो लिखना है पहला पॉइंट। मोहनजोदड़ो बहुत बड़ा यानी विशाल शहर था, एक विशाल शहर था जो लगभग 125 हेक्टेयर क्षेत्रों में फैला हुआ था। यह शहर 2 भागों में बटा था। विशाल था ना भाई, बड़ा था ना, इसलिए यह शहर 2 भागों में बटा हुआ था। शहर के पश्चिम में एक दुर्ग या किला था। शहर के मतलब, शहर के कहने का मतलब क्या? मोहनजोदड़ो शहर के पश्चिम साइड में एक किला था और पूरब साइड में यानी पूरब में नीचे एक नगर बसा हुआ था, एक नगर बसा हुआ था। तो कहने का मतलब क्या हुआ? पश्चिम साइड में एक बहुत बड़ा किला था और पूरब साइड से नीचे है ना
नगर बसा हुआ था। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा में हम लिख सकते हैं दुर्ग की संरचना कच्ची ईंटों के ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई थी। दुर्ग की संरचना जो बनाई गई थी कच्चे ईंटों के ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई थी। इसमें बड़े बड़े भवन भी थे, बड़े बड़े भवन का निर्माण हुआ था जो संभवतः प्रशासनिक है या धार्मिक केंद्रों के रूप में काम आता था। वो जो भवन था तो किसके लिए काम आता था? धार्मिक या प्रशासनिक? धार्मिक रूप से वो भवन जो बना हुआ था काफी, वो किसको काम आता था? प्रशासनिक रूप से या धार्मिक रूप से, धर्म के लिए जो भवन सब बना हुआ था। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा नंबर में क्या कह रहा है कि दुर्ग के चारों ओर ईंटों की दीवारें थी। क्या थी? दुर्ग के चारों ओर, यानी कि चारों ओर क्या था? ईंटों की दीवारें से घिरा हुआ था, है ना, ईंट की दीवारें थी। ठीक है, जो दुर्ग को निचले शहर से अलग करती थी। वो ईंट की दीवार नीचे वाले शहर से उसको क्या करती थी? अलग करती थी। दुर्ग में शासक और शासक वर्ग से संबंधित लोग रहते थे। दुर्ग में जो लोग रहते थे शासक और शासक से संबंधित वाले लोग रहते थे। ठीक है, चौथा पॉइंट में लिखना है निचले शहर का क्षेत्र दुर्ग की अपेक्षा कहीं अधिक बड़ा था। मतलब निचले शहर का जो क्षेत्र था ना, दुर्ग की अपेक्षा कहीं ना कहीं बड़ा था। नीचे जो था दुर्ग के क्षेत्र से क्या था? बड़ा था। ठीक है, इसमें रिहायशी क्षेत्र आते थे, है ना, इसमें रिहायशी क्षेत्र आते थे जिसमें सामान्य जन यानी कि शिल्पी आदि रहते थे। शिल्प के लोग सब, शिल्पी इत्यादि रहते थे। निचले शहर के चारों ओर भी दीवार बनाई गई थी और निचले शहर में अनेकों भवन को ऊंचे चबूतरे पर बनाया, ऊंचे यानी भवन को जो है ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। पांचवा, नगर में प्रवेश करने के लिए परकोटे यानी बाहरी चार दीवारी में कई बड़े बड़े प्रवेश द्वार दिया गया था। मतलब नगर में जो प्रवेश करने के लिए, उस नगर में प्रवेश करने के लिए चार दीवारी, बाहर से चार दीवारी में कई बड़े बड़े प्रवेश द्वार, मतलब रास्ता दिया गया था बाहर से प्रवेश करने के लिए। किसमें प्रवेश करने के लिए? मोहनजोदड़ो, मतलब क्षेत्र में, या तो कहे दुर्ग में प्रवेश करने के लिए, मोहनजोदड़ो में प्रवेश करने के लिए बाहर से प्रवेश द्वार, रास्ता दिया गया था। नगर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में, नगर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में प्रवेश करने के लिए चार दीवारी अंदर से था। कहां से था? यानी एक नगर से दूसरे नगर में अगर पहुंचेंगे ना, जो मोहनजोदड़ो बहुत बड़ा था ना भाई, सबसे बड़ा शहर था। ठीक है, तो एक नगर से दूसरे में जाने के लिए अंदर से ही क्या था? अब जैसे देखो, अब ये कमरा है, अब यहां देखा जाए तो एक ही बड़ा कमरा है कि नहीं? इस कमरा में अगर घुसे तो इस कमरा में जाने के लिए अंदर से है, इन्हें ना होगा बाहर निकल के तब वो कमरा में जाएंगे। तो कहने का मतलब अंदर में जाने के लिए फिर अंदर से ही रास्ता था, कहने का मतलब सो है। प्रायः सभी बड़े मकानों में रसोई घर, स्नान घर, शौचालय, मतलब प्रायः सभी, लगभग सभी मकानों, जितना मकान सब बना था ना, वहां के सभी मकानों में रसोई घर की व्यवस्था थी, स्नान घर की व्यवस्था थी, शौचालय की व्यवस्था थी और कुएं भी होते थे। सभी बड़े मकानों का नक्शा लगभग एक जैसा था। सभी बड़े बड़े मकानों का जो नक्शा था, नक्शा मतलब सबका क्या था? एक जैसा था, और एक चौरस आंगन और चारों तरफ कई कमरे था। मतलब कहने का कि वहां जो जितना भी बड़ा बड़ा कमरा बना था, सबका जो है सो क्या था? मतलब मकानों की जो नक्शा था बना हुआ, सब मकानों का नक्शा क्या था? लगभग समान था, बराबर था। ठीक है, और एक चौरस आंगन, मतलब बीच में आंगन रहता था, बीच में आंगन और इस साइड से सब मकान सब, इस साइड से मकान सब, इस तरह से। ठीक है, घरों के दरवाजे और खिड़कियां प्रायः सड़क की ओर नहीं खुलती थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियां प्रायः सड़क की ओर नहीं खुलती थी, है ना। बड़े बड़े घरों में सामने के दरवाजे के चारों ओर एक कमरा अर्थात पोल बना
दिया जाता था ताकि सामने के मुख्य द्वार से घर के अंदर ताक झांक नहीं किया जा सके। जैसे होता है ना बाहर से खिड़की देना या कुछ इस तरह से। क्या कह रहा कि घरों के दरवाजों और खिड़कियों प्रायः सड़क की ओर नहीं खुलती थी। मतलब किसी का घर था तो घर से बाहर निकले तो रोड रहता है ना, तो ऐसा नहीं कि दरवाजा, जैसे ये दरवाजा अगर खोलेंगे तो ये बाहर की ओर सड़क हो जाएगा। मान लेते हैं वो सड़क है, अब जैसे मान लेते हैं ये घर है, ये सड़क है, ये घर है, तो इसका जो दरवाजा है यहाँ, तो ये बाहर नहीं खुलता था बल्कि अंदर, सड़क की ओर नहीं खुलता था बल्कि अंदर, है ना। तो वही कहा जा रहा है कि घरों के दरवाजे और खिड़कियां प्रायः सड़क की ओर नहीं खुलते थे। बड़े घरों में सामने के दरवाजे के चारों ओर, सामने दरवाजे के चारों ओर एक कमरा अर्थात पोल बना दिया जाता था ताकि सामने मुख्य द्वार से घर के अंदर ताक झांक न किया जा सके। घर के अंदर मतलब एक पोल बना दिया जा, दरवाजे के चारों ओर, है ना, एक कमरा अर्थात पोल बना दिया जाता था ताकि सामने के मुख्य द्वार से कोई ताक झांक अंदर की ओर ना करे। ठीक है, तो ये इसकी विशिष्टता हो गया। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन यहां से भी बन के निकल के आ जाएगा। ठीक है, कि मोहनजोदड़ो की महत्वपूर्ण विशेषता इसकी सुव्यवस्थित सड़कें एवं नालियां थी। तो कुछ इस प्रकार से है। तो अगर कहेगा मोहनजोदड़ो की महत्वपूर्ण विशेषता इसकी सुव्यवस्थित सड़कें से आप क्या समझते हैं, नालियां से आप क्या समझते हैं, तो उसमें ये बातें लिखना है। जैसे हम समझते हैं यहाँ कि सड़क पूर्व से पश्चिम, सड़क पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण तरफ बिछी हुई थी। सड़क जो था मोहनजोदड़ो की, उस क्या था, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तरफ बिछी हुई थी। ठीक है, और नगर को अनेक खंडों में विभक्त करती थी। मतलब नगर को जो है अनेकों खंड में, टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था नगर सब। ठीक है, अब जैसे मधुबनी है ना भाई, तो मधुबनी में गांव बहुते हैं ना, तो कहने का मतलब ये सब अलग अलग बटा हुआ था। सड़कों का निर्माण इस प्रकार किया जाता था कि स्वयं हवा से ही, खुद मतलब स्वयं अपने आप हवा से ही उनकी सफाई होती रहती थी। मतलब समझ में आया कि सड़कों का निर्माण कुछ इस प्रकार बनाया गया था कि हवा से ही सड़क साफ हो जाता था, सड़क को साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो स्वयं हवा से ही उनकी सफाई होती रहती थी। तो ये सब क्या हो गया, विशेषता कहा जाए तो ये तो क्या हो गया मोहनजोदड़ो की। कुछ ऐसा ऐसा सड़क बना हुआ था कि हवा के द्वारा अपने आप सड़क क्या हो जाता था, साफ सफाई हो जाता था। ठीक है, मोहनजोदड़ो की सड़कें की चौड़ाई 13.5 फुट से 33 फुट तक थी। मतलब कुछ सड़कें 13.5 फुट का रहा होगा, कुछ सड़कें 33 फुट का रहा होगा, कुछ सड़कें दोनों के बीच में 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट, मतलब 40 नहीं जाएगा, 33 है तो 20, 25, 30 या फिर 15, 18 इस तरह से सड़कें बना होगा। सब जिस तरह का सड़क है ना। नालियां प्रायः 9 फीट से 12 फीट तक, मतलब 9 फीट का, 10 फीट का, 11 फीट का, 12 फीट का, है ना, नाली बना होगा केवल। मतलब बात समझ में आ रहा है। सड़क कितना, 13.5 से 33 फुट तक का सड़क बना हुआ था। अब कहा जाए बीच में कुछ सड़कें 15 फीट का बना होगा, 20 फीट का, 25 फीट का, इस तरह से, है ना। तो इस तरह से 13.5 फुट या 33 फुट तक का बना हुआ था। और नाला जो बना था 9 से 12, 9 3 12, 9 से 12। अब 9 फुट का भी हो सकता है, 10 फुट का भी, 11, 12 भी हो सकता है ना। तो ये सब कुछ मुख्य विशेषता थे। नालियां पक्की, तो ये जो विशेषता किसकी है, व्यवस्था और नाली की, सड़क की व्यवस्था और नाली, सड़क की व्यवस्था नाली के बारे में बता रहा है। नहीं क्वेश्चन क्या बता रहा है, मोहनजोदड़ो की विशेषता थी, किसके लिए विशेषता, सड़क की व्यवस्था और नाली के बारे में कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है बात। तो नाली पक्की ईंटों से बनी थी। नाली क्या बनी थी, पक्की ईंटों से बनी, ढकी हुई होती थी। उनमें थोड़ी थोड़ी दूर पर हटाने वाला पत्थर, जैसे शुरू में हम देखे थे, थोड़ी दूर पर हटाने वाला पत्थर, ताकि उसको हटा करके फिर साफ किया जा सके, है ना। तो हटाने वाले पत्थर लगे होते थे
ताकि आवश्यकता अनुसार पड़ने पर नालियों की सफाई भी किया जा सके। तो ये सब क्या हो गया, मोहनजोदड़ो के सड़कों और नालियों की विशेषता। ठीक है, अब देखिए मोहनजोदड़ो की महत्वपूर्ण विशेषता इसकी सुव्यवस्थित सड़क एवं नाली थी। अब जैसे वही क्वेश्चन है, वो है ना, उसमें बता दिए थे नालियों की ईंटों और बनी हुई थी, तो बता दिए थे। 5वां नंबर, मल जल की निकासी के लिए मुख्य कनालों पर थोड़ी थोड़ी दूर पर, क्या थोड़ी थोड़ी दूर पर आयताकार हौदी भी, पीछे देखे थे ना ये सब, थोड़ी थोड़ी दूर पर क्या बना था, मल जल, जिसका भी मल द्वार सब, मल सब जो निकलता था जो भी तो उसके लिए क्या था, नाली के द्वारा जाता था, और एक थोड़ी थोड़ी दूर पर हौदी बना हुआ था, आयत के आकार का हौदी। आयत के आकार का मतलब क्या हो गया, खेत की तरह हौदी बना हुआ था। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, सड़क और नालियों की विशेषता, जो मोहनजोदड़ो में इसकी विशेषता थी। एक टोडा मेहराबदार नाला संपूर्ण नगर के गंदे पानी को बाहर ले जाता था। मतलब एक नाला था, एक तो गांव गांव उसका नाला हो गया, मतलब एक तो हो गया घर, एक गांव का घर का नाला सब लेकर के जाएगा, और एक बड़ा नाला बना हुआ था। ठीक है, टोडा मेहराबदार नाला मतलब बहुत बड़ा नाला बना हुआ था, जो पूरे नगर की गंदी को साफ करके बाहर ले जाता था। ऐसा नाला भी बना हुआ था। अब मन में तो आएगा ना भाई कि अगर मोहनजोदड़ो नगर था तो उसका सब का कहाँ जाता था, क्या सब एक नाला एक दूसरे से जो जुड़ा हुआ था, कनेक्ट था, तो क्या मतलब उसका पानी कहाँ जाता था, उसका गंदगी सब कहाँ जाता था, वहीं रहता था। तो लास्ट में विशेषता है ना कि सभी के लिए एक बड़ा नाला ऐसा बना हुआ था कि उन नाला के द्वारा फिर क्या होता था, बाहर साफ हो जाता था। ठीक है, विशाल स्नानगार, अन्नागार एवं भवन के बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन स्नानगार था। मतलब कहने का कि मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक मतलब सभी लोगों के लिए जो भवन था ना, वो कौन भवन था, स्नानगार। ऑब्जेक्टिव में आ भी सकता है। मोहनजोदड़ो का जो सबसे महत्वपूर्ण भवन कौन था, सबसे सार्वजनिक भवन कौन था, तो स्नानागार। ऑब्जेक्टिव में पूछा भी गया है, क्या था, स्नानागार। इसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। जिसका जलाशय कहां है, दुर्ग जो स्थान था ना वहां, दुर्ग के टीले में है। उत्तम कोटि की पक्की ईंटों से बना स्नानगार स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। स्थापत्य यानी स्नानगार जो है, स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा तो स्नानागार। ठीक है, इस संरचना के अनोखेपन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इसके मिलने से ऐसा लगता है कि इसका प्रयोग धर्मानुष्ठान संबंधित स्नान के लिए किया जाता होगा, जो आज भी भारतीय जनजीवन का आवश्यक अंग है। मतलब कहने का यह है कि इसके मिलने से ऐसा लगता है कि इसका प्रयोग जो है ना, धर्म के अनुष्ठान से संबंधित है। क्या है, धर्म के अनुष्ठान से संबंधित स्नान के लिए किया जाता होगा। जो धर्म के लोग जो पूजा पाठ करते होंगे तो वो स्नान के लिए किया जाता होगा, जो आज भी भारतीय जनजीवन का आवश्यक अंग है। अब जैसे जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं या कहीं जाते हैं हम लोग पूजा करने के लिए, तो यहाँ से नहा करके जाते हैं तो वहां पूजा कर लेते हैं। तो वहां जो स्नान का घर, वहां जो स्नान है, वहां जो पोखरा है, वहां जो नदी है, उसमें नहाते हैं तब ना पूजा करते हैं। पहले वहां स्नान किए तब जाकर के फिर पूजा होता है। कहने का मतलब मोहनजोदड़ो की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता दुर्ग में मिलने वाला BL अन्नागार है ना, है।
इसमें ईंटों से बने 27 खंड, यानी 27 खंड, खंड बाय खंड बटा हुआ था, जिसमें प्रकाश के लिए आरे तिरछे रोशन दार बने हुए थे। अन्न भंडार के दक्षिण में ईंटों के चबूतरे की कई कतारें थी। इन चबूतरों में से एक चबूतरे बीच भाग में एक बड़ी अनोखी का बना निशान मिला। मतलब तब जाकर के इसको पता चला। मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र में विशाल स्नानगार की एक तरफ एक लंबा भवन, मतलब इतने बाय इतने का, 280 बाय 78 फुट का मिला। ठीक है। इतिहासकारों के मतानुसार, इतिहासकारों मतलब पुरातत्व में जो विद्वान सब काम करते हैं, ठीक है, तो इतिहासकारों के मतानुसार या इतिहास जो रचते हैं, लिखते हैं, उसके मतानुसार भवन किसी बड़े उच्चाधिकारी का निवास स्थान रहा होगा। महत्वपूर्ण भवन में एक समाकक्ष भी था, जिसमें 5-5 ईंटों की ऊंचाई की 4 चबूतरे पंक्तियां थी। ये ऊंचे चबूतरे ईंटों के बने थे और उन पर लकड़ी के खंभे खड़े किया गया था। इसके पश्चिम की ओर कमरों की एक कतार में एक पुरुष की प्रतिमा बैठी हुई मुद्रा में पाई गई थी। ये जो मोहनजोदड़ो की जो चित्रानुसार कैसे क्या बना हुआ था, टीला क्या था, कितना भवन कैसे किस तरह से, मतलब उसके बारे में कहा यहाँ। अब जैसे बताते हैं, ये कमरा हुआ, तो इस कमरा में क्या बोल सकते हैं कि जैसे देखो सीमेंट वाला 3 गो पॉल लगल है, इधर से पाइप लगल है, बांस लगल है, ये खंबा है, पलाई का गेट है, मतलब ये बताया जा रहा है ना। तो इसमें यही बातें बता रहा है कि भवन कुछ इस तरह का बना हुआ था, सो कहा जा रहा है। इसमें कुछ विशेष बातें नहीं है। कुशल एवं व्यवस्थित नागरिक प्रबंध, यानी मोहनजोदड़ो के कुशल एवं व्यवस्थित नागरिक प्रबंध, यानी नागरिक के लिए कुशल एवं व्यवस्थित प्रबंध क्या था। मोहनजोदड़ो में जो कुशल एवं व्यवस्थित नागरिक प्रबंध क्या था। मोहनजोदड़ो का नागरिक प्रबंध अत्यधिक कुशल, यानी बहुत अच्छा था। मतलब कहने का यह हुआ कि मोहनजोदड़ो में जो नागरिक रहते थे ना, उसके लिए व्यवस्था बहुत अच्छा था, कुशल व्यवस्था था, अच्छा व्यवस्था था। कहने का मतलब मतलब बात समझ में आ रहा है कि मोहनजोदड़ो में जो लोग रहते थे उसके लिए प्रबंध जो किया गया था बहुत अच्छा प्रबंध था, व्यवस्था अच्छा था। यद्यपि यह कहना कठिन है कि हड़प्पा सभ्यता के शासक कौन थे। हाँ, ये तो तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ जानने की कोशिश किया जा रहा है। इसका मतलब वहां का शासक उस समय में कौन था, तो ये थोड़ा कहना मुश्किल हो रहा है। कहने का मतलब संभव है राजा रहे हो, पुरोहित रहे हो, व्यापारी रहे हो। कांस्यकालीन यानी कांस्यकालीन सभ्यता में, है ना, अधिक धार्मिक एवं प्रशासनिक इकाइयों में कोई स्पष्ट भेद नहीं था। मतलब पहले ये सब जो है, हाँ, कांस्य युग में सभ्यता में, उस हड़प्पा सभ्यता के समय में ये थोड़ा कहना कठिन था कि किसका राज्य था, क्या था, राजा थे कि नहीं थे, कुछ इस तरह से। एक ही व्यक्ति प्रधान पुरोहित भी हो सकता था कि उस समय में एक ही व्यक्ति प्रधान होता होगा, है ना, जो पुरोहित होते होंगे। राजा भी हो सकता था कि उस समय में हो, या घनी व्यापारी भी हो सकता है। लेकिन इतना आवश्यक कि मोहनजोदड़ो का नागरिक प्रबंध कुशल हाथों में था। मतलब अब देखो, कहने का मतलब ये हो रहा है, जैसे पहले के जमाना में, अभी जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर गांव में मुखिया, सरपंच इत्यादि वगैरह बनता है, लेकिन पहले क्या था, कहीं एक क्षेत्र का एक राजा होता था और वो अपने आप बनता था, है ना, शक्ति के कारण। अभी हम लोग बनाते हैं। तो खैर पहले जो भी रहता होगा, चाहे कहा गया हो, जैसे यहाँ कहा जा रहा है कांस्यकालीन सभ्यता में, उस समय में चाहे कोई भी हो, एक व्यक्ति प्रधान पुरोहित हो, चाहे हो सकता है मतलब राजा भी हो, या कोई धनी व्यापारी हो जो चलाते हो, या कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन मोहनजोदड़ो के तहत कहा जा रहा है कि वहां पे रहने वाले लोगों को किसी, भाई क्या हो रहा है भाई?
मोहनजोदड़ो में रहने वाले नागरिकों को जो है ना व्यवस्था अच्छा मिला हुआ था, चाहे राज्य किसका भी हो। जैसे अब कहने का मतलब हम लोग बोलते हैं अभी प्रधानमंत्री का राज्य है तो अच्छा है, पहले जो है प्रधानमंत्री का के जगह कोई और पार्टी का था तो अच्छा नहीं है, कुछ इस तरह का वो बात का बात है ना। लेकिन पहले जो भी रहते होंगे मतलब व्यवस्था नागरिकों के लिए अच्छा था, ठीक है। प्रशासन अधिक कुशल एवं उत्तरदायी था। प्रशासन, जो भी प्रशासन करते थे पहले, उत्तरदायी और अच्छा था प्रशासन, ठीक है। सुनियोजित नगर सफाई और जल निकास की उत्तम व्यवस्था थी। तो इतना व्यवस्था था सब जो था, तो इसका मतलब जो भी पहले राज्य चलाता था, क्षेत्र चलाता था, इसका मतलब व्यवस्था अच्छा ना दिया था भाई, ठीक है। अच्छी सड़कें, रात्रि के समय अच्छा सड़क सब था, रात्रि के समय प्रकाश की व्यवस्था, यात्रियों के लिए सुविधा, है ना, सुविधा के लिए सरायों की व्यवस्था, उन्नत व्यापार, माप तौल की एक रूप मानक, सांस्कृतिक विकास, विकसित उद्योग धंधे, संपन्नता इत्यादि सभी प्रबंध था। सभी मतलब बात कुछ समझ में आ रहा है कि मोहनजोदड़ो में रहने वाले नागरिकों को, लोगों को किसी प्रकार की दुख तकलीफ या बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी या समस्या या किसी प्रकार का जो है दिक्कत नहीं था। सारी व्यवस्था थी इसमें, अगर कहा जाए तो सारी व्यवस्था थी, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ बहुत कुछ पता चला, नहीं चला, ठीक है। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पाद के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची बनाइए और चर्चा कीजिए कि ये किस प्रकार प्राप्त किए जाते थे। तो ये तो हो अच्छा, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए, यानी शिल्प जो उत्पादन होता था ना, तो शिल्प कैसे, किस कच्चा माल से उत्पादन होता था। जैसे वहां पर देखे थे पीछे क्या मनके कैसे बनाया जाता है, कौन कौन कच्चा माल से क्या लगता था, लेकिन यहां देख रहे हैं क्या शिल्प उत्पादन, यानी शिल्प का जो उत्पन्न होता था, तो शिल्प जो उत्पन्न होता था वो कैसे होता था, उसकी आवश्यकता के लिए कच्चे माल की सूची बने कि किस चीज से बनता था, ठीक है। और चर्चा कीजिए कि ये किस प्रकार बनाए जाते थे, प्राप्त किए जाते होंगे पहले। क्वेश्चन अच्छा है ये भी, मतलब समझ में आ रहा है ना बात। हड़प्पा सभ्यता के लोग शिल्प तथा उद्योग संबंधित प्रतिमा उच्च कोटि की थी। मिट्टी और धातु के बर्तन बनाना, मूर्तियां इत्यादि, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाना, धातु के बर्तन बनाना, है ना, इत्यादि, या मूर्ति वगैरह बनाना, है ना। औजार एवं हथियार भी बनाते थे, औजार एवं हथियार भी बनाते थे। सूत एवं ऊन की कटाई, बुनाई एवं रंगाई होता था पहले हड़प्पा सभ्यता में। पहले मतलब कहने का यह है कि सूत एवं ऊन की कटाई, बुनाई, रंगाई, आभूषण बनाना इत्यादि, ठीक है। मनके बनाना, लकड़ी का सामान, विशेष रूप से कृषि संबंधित उपकरण, बैलगाड़ी, नौकाएं बनाना इत्यादि, मतलब ये सब सारे चीजें बनता था, ठीक है। उनके महत्वपूर्ण व्यवसाय था, मतलब इस सब बना बना करके अपना व्यवसाय करते थे, घर परिवार चलाते थे, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनहुद्रो, लोथल, धौलावीरा, नागेश्वर, बालाकोट इत्यादि शिल्प उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। तब पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में कि शिल्प केंद्र का प्रमुख उद्योग, यानी शिल्प उत्पादन के लिए देखिए क्या कहा जा रहा है, शिल्प उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र क्या है, मतलब शिल्प का जो उत्पादन होता था, उत्पन्न होता था, सो कहां कहां होता था, मुख्य केंद्र तो हड़प्पा में होता था, मोहनजोदड़ो में होता था, चुनहुद्रो में होता था, लोथल में होता था, धौलावीरा में होता था, नागेश्वर, बालाकोट इत्यादि इस समय होता था। किसका, शिल्प उत्पादन का मुख्य केंद्र था, है ना। चुनहुद्रो की छोटी सी बस्ती 7 हेक्टेयर क्षेत्र, छोटी सी बस्ती थी, लगभग पूरी तरह शिल्प उत्पादन में लगी हुई थी। मतलब कहने का कि चुनहुद्रो का तो छोटा सा ही बस्ती था, लेकिन बस्ती में सभी लोग वहां पर जो है ना, चुनहुद्रो में ज्यादातर लगभग है ना शिल्प उत्पादन में ही लगा हुआ था, शिल्प उत्पादन में लगा हुआ था। तो कहने का मतलब है कि चुनहुद्रो में शिल्प उत्पादन काफी जोर शोर से चल रही थी।
तो ये तो हो गया कि शिल्प उत्पादन देखे हम कि कहां कहां होता था, मुख्य बातें ये सब था, ठीक है। और हथियार क्या सब था, यहां देखिए शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा, अब शिल्प जो बनता था तो इस शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल क्या था उसके बारे में कह रहा है बताने के लिए। तो देखिए अलग अलग प्रकार के शिल्प उत्पादन के लिए अनेकों प्रकार की कच्चे माल की आवश्यकता थी। जैसे उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी से शिल्प बनता था, पक्की मिट्टी तांबा, टीन, कांसा, सोना, चांदी, शंख, सिपिया, कौड़िया, अलग अलग प्रकार के पत्थर जैसे अकीक, नीलम, स्फटिक, क्वार्ट्ज, ये सब पत्थर सबका नाम है, सेलखरी इत्यादि, है ना। मिट्टी के बर्तन, सुइया, फयांस, तकलियां मन के सुगंधित पदार्थ, कपास, सूत, ऊन, अलग अलग प्रकार की लकड़ियां, हड्डियां, घिसाई, पॉलिश और छेद करने के औजार इत्यादि अलग अलग शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक था। मतलब समझ में आ रहा है। तो शिल्प जो उत्पादन होता था वो किन सबसे, इन सबसे अलग अलग प्रकार के, यानी कि शिल्प उत्पादन कहने का मतलब नहीं समझे, मतलब अगर जैसे हम जो चाय बनाते हैं तो चाय बनाते हैं तो क्या अलग अलग प्रकार से चाय बना लेते हैं, दूध, चीनी, चाय पत्ती डाल के हम क्या करते हैं, चाय बना लेते हैं। दूध नहीं भी डालेंगे, केवल पानी और चीनी और चाय पत्ती डाल के भी चाय बन जाता है। नहीं तो कभी कभी कच्चा में क्या आ जाएगा, हम नींबू वगैरह डाल के बनाएंगे, तुलसी पात डाल के बनाएंगे, कई प्रकार की चाय होता है। तो जैसा जैसा चाय होता था तो वैसा वैसा वस्तु, तो कहने का मतलब शिल्प भी कई प्रकार से बनता था, शिल्प भी कई प्रकार से बनाया जाता था, जिसकी जो कच्ची माल की आवश्यकता थी। किन उदाहरण के लिए, जैसे चिकनी मिट्टी हो गया, पक्की मिट्टी हो गया, तांबा हो गया, टीन हो गया, कांसा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, शंख हो गया, सिपिया हो गया, कौड़िया, अलग अलग प्रकार के पत्थर। अलग अलग प्रकार के पत्थर में कौन, जैसे अकीम पत्थर, नीलम पत्थर, स्फटिक पत्थर, क्वार्ट्ज पत्थर, सेलखरी पत्थर। सेलखरी से बनता था क्या, मन के पीछे दिखाए थे, है ना। मिट्टी के बर्तन, सुइया, फयांस, तकलियां, मन के सुगंधित पदार्थ, कपास भी, सूत भी, सूत है ना, ऊन, अलग अलग प्रकार की लकड़ियां, हड्डियां, घिसाई, पॉलिश, छेद करने के औजार, तब ना होगा, पॉलिश और छेद करने के औजार, पॉलिश करने वाला औजार, छेद करने वाला औजार इत्यादि अलग अलग शिल्प उत्पादन के लिए जरूरी था। तो इस सब सामान से बनता था, और पॉलिश करने के लिए वस्तु, औजार, छेद किससे करेंगे तो उसके लिए भी औजार, इस सब चीजों की आवश्यकता होती थी। किसके लिए, शिल्प बनाने के लिए, ठीक है। कच्चा माल प्राप्त करने के स्रोत, अब जो ये जो कच्चा, अब शिल्प तो इन कच्चों माल से बनता था, इन सब औजारों से बनता था। अब हड़प्पा में जो कच्चा माल प्राप्त करते थे, यानी कच्चा माल क्या, शिल्प प्राप्त करने के लिए, यानी शिल्प जो बनाया जाता था इन सब कच्चों माल से। अब पूछा जा रहा है कच्चा माल आता कहां से था, कैसे प्राप्त होता था, उसका स्रोत क्या है, तो ये क्वेश्चन में हो गया। मतलब बात समझ में आ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में जो शिल्प बनाया जाता था वो कच्चे मालों से बनाया जाता था, इन सब चीजों से, इन सब औजारों से, ठीक है। और वो जो कच्चा माल प्राप्त आखिर कहां से, पत्थर कहां से लाता था, सोना कहां से लाता था, चांदी कहां से, उसका स्रोत क्या था, सो कहने का मतलब। तो देखिए अलग अलग शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल अनेकों उपाय द्वारा प्राप्त किया जाता था। शिल्प बनाने के लिए कच्चे माल क्या सब था, जो देखे थे हम, सोना, चांदी, तांबा इत्यादि वगैरह सबसे, है ना, शिलालेख इत्यादि सबसे, ठीक है। तो ये जो कच्चा माल आखिर प्राप्त करता था कहां से, कैसे, तो इसके लिए जो है ना कच्चे माल प्राप्त करने के लिए अनेकों उपाय द्वारा प्राप्त करते थे, अनेकों उपाय द्वारा प्राप्त किया जाता था। कुछ कच्चे माल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध था, कुछ कच्चा माल कुछ स्थान पर उपलब्ध था, किंतु कुछ जलोढ़क मैदान के बाहर से मंगवाना पड़ता था, बाहर से। अब जैसे देखिए कहने का मतलब यह है कि अगर कहा जाए कि आपको कोई भी चीज अगर हम बनाते हैं तो कुछ बनाते हैं तो कुछ सामान बनाने के लिए हमको 2-4 आइटम चाहिए, तो 2-4 आइटम में से 2 आइटम यहां भी मिल गया, और कुछ आइटम बाहर से मंगवाना पड़ेगा तब कोई वस्तु तैयार होगा।
तो यही कहा जा रहा है कि कुछ कच्चा माल स्थानीय स्तर पर जहां पर बनता था वही मिल जाता था। जैसे बनता कहां सब था, सुनहुद्रो बनता था, लोथल बनता था, है ना, मोहनजोदड़ो, है ना। तो इस सब जगह पर जो धौलावीरा इस सब जगह पर बनता था, तो कुछ सामान तो उसी जगह पर मिल जाता था, लेकिन कुछ सामान बाहर से मंगवाना पड़ता था। माल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध था, किंतु कुछ जलोढ़क मैदान बाहर से मंगवाना पड़ता था। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के लोग शिल्प उत्पादन के लिए उपमहाद्वीप और बाहर से कच्चे माल अनेकों उपाय द्वारा प्राप्त करते थे। तो यही लिखना है, कुछ सामान जो है सो शिल्प बनाने के लिए कुछ वस्तु तो वही प्राप्त हो जाता था जहां शिल्प बनता था, लेकिन कुछ वस्तुओं को बाहर से मंगवाना पड़ता था। ठीक है, बात समझ में आ रहा। तो जैसे देखिए, अब वस्त्र निर्माण के लिए सूत कपास से प्राप्त किया जाता था। जैसे अब देखिए, वस्त्र को बनाना है तो वस्त्र निर्माण के लिए सूत कपास से प्राप्त किया जाता था। सूत किससे? कपास, कपास का जो पेड़ होता है ना भाई, है ना, कपास की खेती होती है। ठीक है, तो कपास, सूत कपास से बनता था और सूत से क्या बनता था? वस्त्र। ठीक है, कपास की खेती की जाती थी। ऊनी कपड़ों के निर्माण के लिए ऊनी भेड़ों से प्राप्त किया जाता था। मतलब कहने क्या, कपास की खेती करो या कपास कुछ आता था तो ऊनी भेड़ों से प्राप्त किया जाता। जैसे पुराना कंबल होगा जो देखिएगा थोड़ा थोड़ा रुइया जैसा निकलल, तो वो सब किससे बनता था? भेड़ के चमड़ी से, भेड़ के चमड़ी से पुराना कंबल सब अभी भी मिलता है। ठीक है ना। ईंटों, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां एवं खिलौने के लिए चिकनी मिट्टी स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जाती थी। मतलब कहले क्या, ईंटों, मिट्टी के बर्तनों, मूर्तियां, है ना, एवं खिलौने के लिए चिकनी मिट्टी स्थानीय रूप से वहीं पर मिल जाता था। चोलिस्तान यानी पाकिस्तान, और देखो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, चोलिस्तान किसको कहा जाता है? पाकिस्तान को। और बनावली यानी हरियाणा, बनावली हरियाणा को। हरियाणा से मिलने वाले मिट्टी के हल साक्षी है। हरियाणा से मिलने वाले मिट्टी के हल साक्षी है। साक्षी है मतलब प्रूफ होता है एक प्रकार से, है ना। वहां उत्तम कोटि की चिकनी मिट्टी मिलती थी, उत्तम कोटि की चिकनी मिट्टी मिल जाती थी, जिससे उस मतलब ईंट इत्यादि वगैरह बनाया जाता था, मूर्ति खिलौना इत्यादि वगैरह बनाया जाता था। और आगे, हड्डियां अलग अलग पशु से प्राप्त की जाती थी। हड्डियां किससे? मतलब बात समझ में आ रहा है अब कि हम पीछे तो देखे थे ना, इन सब चीजों से ही बनता था ना शिल्प। तो कौन चीज कहां से कैसे कैसे प्राप्त करते थे, उसी का स्रोत ना हम पढ़ रहे हैं। तो वही तो बात कर रहे हैं, हड्डियां अलग अलग पशु से प्राप्त होता। हड्डी किससे प्राप्त होगा? अलग अलग पशु से हड्डियां प्राप्त की जाती थी। मछलियों की हड्डियां मछुआरों से, जैसे मछली की हड्डियां कहां से? मछुआरों से। मछुआरों मतलब मछली मारने वाले, है ना। पक्षियों की हड्डियां तथा जंगल पशुओं की हड्डियां, है ना, शिकारियों से तथा स्वयं शिकार करके प्राप्त करते थे। मतलब कहने का क्या, मछली की हड्डियां कहां से लाता था? मछली वाले पकड़ने वाले से लाया जाता था। और हड्डियां जो है, जो पक्षियों की हड्डियां हो गया, जंगल पशुओं की हड्डियां जो हो गया, कुछ शिकारी सब जो शिकार खेलता था उन सब से प्राप्त करते थे, या नहीं तो खुद से शिकार करके हड्डी प्राप्त करके तब उसका प्रयोग करते थे। ठीक है। लकड़ी के हलों, अलग अलग वस्तु और औजारों एवं उपकरण के निर्माण के लिए लकड़ी आसपास के जंगल से प्राप्त की जाती थी। अब लकड़ी था ना, लकड़ी का भी प्रयोग होता था। लकड़ी के हलों, अलग अलग वस्तुओं, औजारों एवं उपकरण के निर्माण के लिए लकड़ी आसपास के जंगलों से प्राप्त की जाती थी। बढ़िया किस्म की लकड़ी मेसोपोटामिया से मंगवाई जाती थी। बढ़िया किस्म की लकड़ी कहां से मंगवाई जाती थी? मेसोपोटामिया से। अगर अच्छा से अच्छा लकड़ी चाहिए हमको तो कहने का मतलब क्या, मेसोपोटामिया से मंगवाई जाती थी, है ना। सुगंधित, अगला, सुगंधित द्रव्य को बनाने के लिए फयांस जैसे मूल्यवान पदार्थ, फयांस से भी बनता था शिल्प, है ना। फयांस जैसे मूल्यवान पदार्थ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त किया जाता था।
तो पूछ लेगा फयान जैसे वस्तु कहां से प्राप्त मंगवाया जाता था? मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मंगवाया जाता था। ठीक है, देखिए छठा नंबर में, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने उन स्थानों में अपनी बस्तियां स्थापित कर ली थी जिन जिन स्थानों से आवश्यक कच्चा माल सरलता पूर्वक उपलब्ध हो सकता था। मतलब समझ में आया? हड़प्पा के लोग जो शिल्प बनाते थे, अब हड़प्पा के अंदर में बहुत सारे नगर आते थे ना, शहर, तो वहां के लोग जो बनाते थे तो उनसे अपनी बस्तियां स्थापित कर लेती थी। कहां? जहां पर सामान कच्चा माल मिलता था वहीं पर बस्ती स्थापित कर लिया। उदाहरण के लिए इन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में, जहां से शंख आसानी से मिल जाता था। शंख कहां मिल जाता था आसानी से? नागेश्वर और बालाकोट में शंख आसानी से मिल जाता था, इसलिए वहां पर क्या किया था हड़प्पा के लोग? सब घर जैसा बना लिया था कि भाई रहेंगे, ठीक है, यहां से जो जैसे जैसे हमको जरूरत पड़ेगा तो हम चीजें ले लेंगे। ठीक है, अपनी बस्तियां स्थापित कर ली थी। सातवां नंबर, वे कार्निलियन मन के गुजरात से सीसा, दक्षिण भारत से और लाजवर्द मणिया कश्मीर और अफगानिस्तान से लेते थे। मतलब कहने का कि कार्निलियम मन के गुजरात से, लेकिन सीसा दक्षिण भारत से और लाजवर्द मणिया कश्मीर से लाते थे तथा अफगानिस्तान से लाते थे। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, पूछने वाला क्वेश्चन सब है। 8वां नंबर में देखिए क्या कहा जा रहा है कि उन्होंने सुदूर अफगानिस्तान में सोरतुघई में अपनी बस्ती स्थापित भी कर लिया था, क्योंकि यह स्थान नीले रंग के पत्थर यानी लाजवर्द मणि से सबसे अच्छे स्रोत निकट था। इसी प्रकार लोथल जो कार्निलियम यानी गुजरात में भंडोंच, सेलखरी दक्षिण राजस्थान से प्राप्त होती थी एवं धातु राजस्थान से प्राप्त होती थी। बात समझ में आ रहा है? उसके निकट मिलता था। तो ये था जो है सो मोहन जो हड़प्पा के बारे में इतनी सारी बातें थी, जो कहां से कौन सब चीज से प्राप्त कैसे किया जाता था कच्चे माल। अब 8वां नंबर भी क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, चर्चा कीजिए कि पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, चर्चा करें, पूछ रहा है आपको पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण। मतलब क्या? पुरातत्वविद का मतलब क्या हुआ? पुरातत्वविद का मतलब क्या हुआ? विभाग में रहने वाले लोग। तो वो सब लोग जो है ना, अतीत को फिर से निर्माण करते थे। अतीत को यानी बीते हुए समय को, अतीत को फिर से निर्माण कैसे करते थे, कैसे लोगों को पता चलता था, इसके बारे में कहा जा रहा है। आप बताइए कुछ क्या जानते हैं। ठीक है, तो उत्तर में जैसा कि हम देखते हैं कि विद्वानों को हड़प्पा में पाई गई लिपियों को पढ़ने में बिल्कुल क्या था, जैसे पीछे हम पढ़े थे ये बातें, पहले के जमाना में जो लिपि लिखा गया था उसको पढ़ने में विद्वानों को कठिनाई होती थी, तकलीफ होती थी, दिक्कतें होती थी। ठीक है, पुरातत्वविदों के लिए। ठीक है, तो पूरा वस्तुएं ही हड़प्पा संस्कृति के पुनर्निर्माण में सहायक रही है। मतलब कहने का क्या, पूरा वस्तुएं है ना ही हड़प्पा संस्कृति के पुनर्निर्माण के लिए सहायता किया। जैसे कि मिट्टी के बर्तन, ये सब सहायता किया किसको बताने में? पुराने जमाने के सिस्टमेटिक को बताने में, यानी निर्माण करने में, अतीत को पुनर्निर्माण करने में कैसा क्या सहयोग किया। जो मोहनजोदड़ो से हम हड़प्पा में देखे, ओ ये सब वस्तुएं मिला, ये सब वस्तुएं मिला, ये सब वस्तुएं। मतलब कहने का समझ में आया कि क्या कहा जा रहा है? लिखल से बात नहीं समझ में आया, जो प्रूफ मिला ना उससे बात समझ में आया कि अतीत में ये सब चीजें था। जैसे हम लोग को कुछ दिन पहले की बात है, कैसे किस चीज से जानकारी, कुछ रामायण किताब का महाकाव्य या कुछ ग्रंथ इत्यादि पढ़ लेते, वो पुराना जमाना में ऐसा होता था, पुराना जमाना में ऐसा होता था। लेकिन इन लोगों ने कैसे बताया? किताब में लिखा से नहीं,
वस्तुएं जो मिला उससे, वस्तुएं जो मिला उससे ज्यादा पता चलता है। जैसे मिट्टी के बर्तन मिला, औजार, आभूषण, धातु, मिट्टी और पत्थरों की घरेलू वस्तुएं आदि। कुछ अजलनशील कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी और रस्सी इत्यादि लुप्त हो चुके थे, है ना। है कुछ जैसे ही बची हैं, जैसे पत्थर में चिकनी मिट्टी, धातु, है ना, टेराकोटा इत्यादि। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि शिल्पियों द्वारा कार्य करते हुए कुछ प्रस्तर पिंड और अपूर्ण वस्तुएं को उत्पादन के स्थान पर काटते या बनाते समय फेंक दिया जाता था, काटते या बनाते समय फेंक दिया जाता था, जिन्हें पुनः निर्मित नहीं किया जा सकता था। यही पुरातत्व वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी साबित हुआ। कौन? ये सब जो वस्तुएं सब निकला ना, यह सब जो है सो हमारे लिए बहुत साबित हुआ, उपयोगी साबित हुआ। ठीक है, नहीं तो हमें संस्कृति के महत्व और तथ्य की जानकारी अधूरी प्राप्त। मतलब समझ में आया कि अगर हम किताब से, हड़प्पा सभ्यता के समय की बात है, कि अगर लिखा हुआ चीज से हमको ज्यादा ज्ञान नहीं हो पाता, हमको जो ये वस्तु जो मिला है इन लोगों को, उससे हमको ज्ञान मिल रहा है, पुराने जमाने के बारे में हमको जानकारी मिल गया, नहीं तो हमको जानकारी नहीं मिल पाता, अधूरी रह जाती। यह पूरा वस्तुएं हमारे लिए, पूरा वस्तुएं का मतलब क्या हुआ कि पूरा तत्व के विभाग द्वारा जो वस्तु खोजा गया वो वाली वस्तुएं, पूरा वस्तुएं का मतलब हुआ। ठीक है, हमारे लिए उपयोगी साबित हुई, नहीं तो हमें संस्कृति के महत्वपूर्ण तथ्य की कोई जानकारी अधूरी रह जाती। ठीक है, पुरातत्वविदों किसको बोलते हैं? जो पुरातत्व विभाग है उसमें काम करने वाले विद्वानों को। ठीक है, उन्हीं पूरा वस्तुओं के आधार पर मानव जाति के क्रमिक विकास को चिन्हित किया है। उनका वर्गीकरण धातु, मिट्टी, पत्थर, हड्डियां इत्यादि में किया गया है। और उन विद्वानों यानी उनके वर्गीकरण धातु, मिट्टी, पत्थर, हड्डियां इत्यादि में किया गया है। इन पुरातत्व विकास के आधार पर मानव जाति के क्रमिक विकास के बारे में, कि मानव जाति का विकास कैसे कैसे हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, क्या क्या सिस्टमेटिक था, तो उनकी वर्गीकरण धातु, मिट्टी, पत्थर, हड्डी इत्यादि में किया गया है। ठीक है, पूरा वस्तुएं ही हड़प्पा संस्कृति के पुनर्निर्माण में, यानी कि पूरा वस्तुएं ही हड़प्पा संस्कृति के पुनर्निर्माण में सहायक रही है। जैसे मिट्टी के बर्तन, औजार, आभूषण, धातु, मिट्टी, ये सब तो बता दिया है ना, पत्थर, मिट्टी, है ना। कॉपी पेस्ट डबल हो गया है। पुरातत्वविदों ने दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव मौसम और उन तत्कालीन कारणों को माना, जो उन्हें आभूषण और औजार इत्यादि पर दिखाई दिया। पुरातत्वविद पूरा वस्तुओं की पहचान एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया द्वारा करते हैं। जैसे किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच क्या सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थी। जैसे अब उसके बारे में भी कि पहले जो रहने वाले संस्कृति विशेष में रहने वाले जो लोग थे ना, उसके बीच में क्या सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं, मतलब सामाजिक भिन्नताएं कैसी थी और आर्थिक भिन्नताएं कैसी थी, उन सब चीजों से पता चलता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता कालीन मिस्र के पिरामिडों में कुछ राजकीय समाधान प्राप्त हुए, जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। मतलब कहने का यह हुआ कि हड़प्पा सभ्यता कालीन मिस्र के, कहा, मिस्र के पिरामिडों में, मिस्र भी क्या था जगह में,
कुछ राजकीय समाधान प्राप्त हुए जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। ठीक है, पुरातत्वविदों ने कुछ घटनाओं को अनुमानित, और पुरातत्वविदों ने मतलब पुरातत्व विभाग के विद्वानों ने कुछ घटना को अनुमान लगाया, अनुमान भी किया, मतलब अनुमान लगाया। उदाहरण के लिए जैसे कुछ घटना को अनुमान क्या लगाया, तो पुरातत्वविदों ने हड़प्पा धर्म को अनुमान लगाया कि हड़प्पा का धर्म कैसा था। अनुमान के आधार पर आका है ना, अर्थात कुछ विद्वान वर्तमान से अतीत की ओर बढ़ते हैं। कुछ नीतियां पात्रों के संबंध में और पत्थर की चक्कियों के बारे में युक्ति संगत रही है, तो कुछ धार्मिक प्रतीकों के संबंध में शंकाग्रस्त रही है। जैसे कई मुहरे पर रुद्र के चित्र थे अंकित, मतलब मुद्रा पैसा पर रुद्र के चित्र अंकित था। पूरा वस्तुओं की उपयोगिता की समझ हमें आधुनिक समय प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता के आधार पर ही लगता है कि उसकी समानताएं क्या थी। तो इस सब के बारे में हमको पता चलता है। उदाहरण स्वरूप हम कह सकते हैं कि कुछ हड़प्पा स्थलों पर मिले कपास के टुकड़ों के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्य जैसे मूर्तियां, चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है, तथा कुछ वस्तुएं पुरातत्वविदों को अपरिचित लगी तो उन्होंने उन्हें धार्मिक महत्व की समझ ली। कुछ मुहरों पर भी अनुष्ठान के दृश्य, पेड़ पौधे अर्थात प्राकृतिक की पूजा के संकेत मिलते हैं, तथा पत्थर की शंकुआकार, पत्थर के शंकु के आकार का वस्तु को लिंग के रूप में, यानी कहने का मतलब कि पत्थर की शंकु के आकार की वस्तुएं मिला जो लिंग के रूप में दर्शाया गया है। पुरातत्वविदों ने कोट दीजी सिंधु नदी के तट पर 39 फीट नीचे मानव जीवन वृत्ति के अवशेष प्राप्त किया गया था वहां से। तब जाकर के पता चला कि कौशाम्बी के निकट चावल और हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तन मिले। ठीक है, कुछ चावल मिले और हड़प्पा कालीन मतलब मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुआ। लोथल से बाट मिला था, बाट, चूड़िया और पत्थर के आभूषण भी प्राप्त हुए थे लोथल से। बाट मतलब नहीं, बाट का मतलब बटखारा, जो हाँ बटखारा। ठीक है, तो बाट, चूड़ी तथा पत्थर के आभूषण की प्राप्ति हुई। पत्थर का आभूषण मतलब नाक में के, कान में के, आंख में के, मुंह में के, कथी के, पत्थर के बनल, सोना का चांदी का नहीं। ठीक है, काले और लाल रंग, पहले तो शंख इत्यादि सबका भी बना रहता था ना जी। काले लाल रंग की मिट्टी के बर्तन, आकृतियां और अवशेष मिले। पुरातत्वविदों ने अलग अलग वैज्ञानिकों की मदद से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पर कार्य किया। अलग अलग वैज्ञानिकों की मदद से, कौन? पुरातत्वविदों ने, मतलब पुरातत्व विभाग में जो मतलब काम करने वाले विद्वान रहते थे वो भी अपने आप काम नहीं कर पाया, बल्कि अलग अलग वैज्ञानिकों के मदद से है ना मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पर काम किया। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पर काम जो है पुरातत्व विभाग के लोग कैसे किया? वैज्ञानिकों की मदद से किया, है ना। कई अन्वेषण, व्याख्या और विश्लेषण से निष्कर्ष निकाले हैं कि जिनमें कुछ असफल भी रहे, और तब जाकर के वो पुरातत्वविदों के मतलब क्या कि पुरातत्व विभाग के लोग जो है, वैज्ञानिक लोग जो है, वैज्ञानिकों की मदद से, अनेकों प्रकार के अलग अलग वैज्ञानिकों के मदद से मोहनजोदड़ो हड़प्पा पर काम किया, और तब काम करके अन्वेषण के उसका व्याख्या, विश्लेषण, निष्कर्ष निकाला, और कुछ में असफल भी रहा, कुछ काम भी कर पाया, है ना।
हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्य की चर्चा करें। संभावित कार्य की चर्चा करें मतलब हड़प्पा समाज में शासक द्वारा किए जाने वाले संभावित, मतलब समझ में आया कि हड़प्पा सभ्यता में जो शासक था, जैसे अभी आपका शासक कौन है? बिहार का शासक जैसे नीतीश कुमार, भारत का शासक कहे तो प्रधानमंत्री है ना, जैसे नरेंद्र मोदी जी सब है ना। तो कहने हड़प्पा समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्य की चर्चा करे। तो पहले हड़प्पा सभ्यता में जो शासक जो चलाते थे ना, उसने क्या क्या काम किया, उसकी चर्चा करने के लिए। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन के विषय में निश्चय पूर्वक कुछ भी कहना कठिन है। मतलब हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन के विषय में, मतलब सब राजनीतिक से जुड़ी बातें हो गया ना, राजनीतिक के संगठन के विषय में निश्चय पूर्वक कुछ भी कहना कठिन है। निश्चित नहीं है कुछ भी, मतलब थोड़ा कठिन है कहना। हमें ज्ञात नहीं है कि हड़प्पा के शासक कौन थे, जैसे पीछे भी पढ़े थे, हड़प्पा के शासक कौन थे हमें ज्ञात नहीं है। संभव है वे राजा रहे हो या पुरोहित या कोई व्यापारी जो चलाते हो अपना राज्य को, क्षेत्र को। कान से कालीन सभ्यताओं में आर्थिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक इकाइयों में कोई स्पष्ट भेद नहीं था। एक ही व्यक्ति प्रधान पुरोहित भी हो सकता था, एक ही व्यक्ति प्रधान पुरोहित हो सकता था, राजा भी हो सकता था और धनी व्यापारी भी हो सकता था, शासक कोई भी हो सकता था। हंटर महोदय यहाँ के शासक को जनतंत्रात्मक शासन मानते थे। क्या मानते थे? जनतंत्रात्मक शासन। यानी हंटर महोदय यहाँ के शासक को, हंटर महोदय वहां के शासक को जनतंत्रात्मक मानते थे। लेकिन पिगाट और व्हीलर के मतानुसार, पिगाट और व्हीलर व्यक्ति थे, उस दोनों के मतानुसार सुमेर एवं अक्कर के समान हड़प्पा में भी पुरोहित राजा शासक करते थे। मतलब कहने का कि इनके कहा नहीं जा सकता था कि पुरोहित ही राजा शासक करते थे, कोई भी कर सकता, लेकिन इन लोगों का इनका कहना है, इन लोगों का कहना है कि हो सकता है पुरोहित राजा शासक करते थे, है ना। कुछ विद्वानों के अनुसार हड़प्पा साम्राज्य पर दो राजधानियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जुड़वा राजधानी जिसको कहा जाता है ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से शासन किया जाता था। ठीक है। कुछ अन्य विद्वानों से क्या पता चला, संभवतः संपूर्ण क्षेत्र अनेक राज्यों राजवारों में विभक्त था और उनमें से प्रत्येक की एक अलग अलग राजधानी थी। जैसे सिंधु में मोहनजोदड़ो, पंजाब में हड़प्पा। अभी भी ऑब्जेक्टिव आएगा यहां से, ठीक है। सिंधु में मोहनजोदड़ो क्या कर, अलग अलग राजधानी, तो सिंधु में मोहनजोदड़ो, पंजाब में हड़प्पा, राजस्थान में कालीबंगान और गुजरात में लोथल। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है? और था, और उनमें से प्रत्येक के अलग अलग राजधानी थी। जैसे सिंधु में मोहनजोदड़ो, पंजाब में हड़प्पा और राजस्थान में कालीबंगान, गुजरात में लोथल, है ना। कुछ अन्य विद्वानों के मतानुसार हड़प्पा सभ्यता में अनेकों राज्य का अस्तित्व नहीं था, कई राज्य का तो अस्तित्व था ही नहीं कुछ विद्वानों के अनुसार, अपितु फिर भी लेकिन यह एक राजा के नेतृत्व में एक ही राज्य था, एक ही राज्य था। हड़प्पा सभ्यता के शासक का स्वरूप चाहे जो भी हो, हड़प्पा सभ्यता के शासक जो भी हो और उनका स्वरूप चाहे जो भी हो, है ना, इतना तो निश्चित है कि प्रशासन अत्यधिक कुशल एवं उत्तरदायी था भाई, जो लोगों को सहायता करता था, लोगों को व्यवस्था दिया करता था। हड़प्पा सभ्यता में शासक द्वारा अनेकों महत्वपूर्ण कामों को किया जाता होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? चाहे जो भी हो राज्य, चाहे जो भी करता हो, जो जिस क्षेत्र का भी राज्य, मतलब जो भी राज्य करते हो, लेकिन इतना तो जरूर है, ये चीज निश्चित कर दिया, निश्चित है कि प्रशासन जो भी हो ना वो बहुत बहुत कुशल, मतलब अच्छे थे और उत्तरदायी थे। उत्तरदायी मतलब
जो अपना उत्तरदायी मतलब एक जो उनका दायित्व था लोगों के लिए करना, वो अपना निभाते थे, करते थे। हड़प्पा समाज में शासक द्वारा अनेकों महत्वपूर्ण काम किया जाता होगा, और यह भी कहा जा रहा है, इन लोगों के अनुसार कहा जा रहा है कि महत्वपूर्ण काम मतलब उनके द्वारा, शासकों के द्वारा किया जाता होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि शासक राज्य में शांति व्यवस्था को बनाए रखने तथा आक्रमण से अपने राज्य की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होता था। हड़प्पा सभ्यता के सुनियोजित नगर, सफाई तथा जल विकास की उत्तम व्यवस्था, अच्छी सड़कें, उत्तम व्यापार मापतौल, एक रूप मानक संस्कृति विकास, विकसित उद्योग धंधे संपन्न इत्यादि जो पीछे भी देखे थे, इस सब व्यवस्था किसके लिए था? वहां के नागरिकों के लिए। इस तथ्य के प्रबल प्रमाण है कि हड़प्पा के शासक प्रशासनिक कार्य में विशेष रुचि लेते थे। जो प्रशासनिक कार्य मतलब लोगों के लिए काम काज में विशेष रुचि रखते थे। संभवतः हड़प्पा के शहरों की योजना में भी राज्य का महत्वपूर्ण भाग रहा होगा, है ना। इतिहासकारों का विचार है कि प्राचीन विश्व में जहां जहां नियोजित वस्तुएं के प्रमाण मिलते हैं ना, जहां जहां नियोजित वस्तुओं के प्रमाण मिलते हैं, वहां वहां इस बात का पता चलती है कि सड़कों की योजना का विकास धीरे धीरे नहीं हुआ है। सड़कों की योजना का विकास जो हुआ है धीरे धीरे नहीं हुआ है, लेकिन अपितु एक विशेष ऐतिहासिक समय में इसका निर्माण हुआ है, और अनेक विषय में बस्ती को फिर से बसाने का कारण ऐसा किया गया है। इतिहासकारों का विचार है कि हड़प्पा के सड़क की ईंटें एक जैसा आकार या तो कड़े प्रशासनिक नियंत्रण के कारण था, इसलिए कि लोगों को व्यापक पैमाने पर ईंट बनाने, है ना, के लिए नियुक्त किया गया होगा। हाँ, इसी प्रकार हड़प्पा के अलग अलग स्थानों पर एक ही प्रकार के तांबे, कांसे, मिट्टी के बर्तन मिलने से भी यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है ना। इसी प्रकार यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि अलग अलग नगर की योजना भी राज्य द्वारा बनाई गई होगी। अलग अलग मतलब राज्य की अलग अलग विभाग नगर की योजना भी राज्य की द्वारा बनाई गई होगी, और अलग अलग स्थल पर सड़क, नाली इत्यादि निर्माण का काम भी जो है राज्य ने ही निर्माण करवाया होगा। किसने करवाया होगा? मतलब अलग अलग नगर में नाली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, निर्माण जो बनाया होगा कौन? राज्य के द्वारा ही बनवाया गया होगा। यह बात सब बताया जा रहा है। ऐसा नहीं कि गांव घर के लोग बनाए होंगे, बल्कि राज्य स्तर पर बनवाया गया होगा। हड़प्पा के शहर केंद्रों की योजना का अध्ययन करने पर वहां की नागरिक व्यवस्थाओं की देखरेख और एक विशाल जल और निकास व्यवस्था का पता चलता है। निकास के लिए प्रत्येक गली में नाली बनी थी। मतलब पीछे जो बताए थे उसी टाइप का बात रिपीट हो रहा है, ठीक है। गली में बनी यह नाली पूरे शहर नियोजित, गली में जो बना था यह नाली पूरे शहर नियोजन का एक भाग थी। घर अपने अपने ढंग से अलग अलग इस कार्य को नहीं कर सकते थे। मतलब हर घर वाले लोग जो है अलग अपने अपने ढंग से इस काम को नहीं कर सकते थे। इसका स्पष्ट तात्पर्य यह है कि प्रशासन द्वारा स्वयं भी कार्य को नियंत्रित किया जाता था तथा इसकी देखरेख का कार्य किया जाता था। ऐसा लगता है कि शिल्प उत्पादन और वितरण का कार्य भी शासकों के मानचित्र यानी शासकों के द्वारा होता होगा। मतलब समझ में आ, मतलब इतनी सारी काम जो होता था केवल जनता नहीं करता था अपने अपने लिए, बल्कि जो शासक थे उस शासक के द्वारा सारी काम होती थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखने को हमको मिल रहा है कि पुराने जमाने हड़प्पा सभ्यता के जो शासक जो भी रहे होंगे कुशल और, है ना। अब एक क्वेश्चन कौन रह गया है?
बस हो ही गया है, ठीक है। देखिए कुछ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिए। 11 में पता कीजिए कि क्या आपके शहर में कोई संग्रहालय है, उनमें से एक एक को देखने जाइए और किन्हीं 10 वस्तुएं पर रिपोर्ट लिखिए और बताइए कि वे कितनी पुरानी है, वे कहाँ मिली थी और आपके अनुसार उन्हें क्यों प्रदर्शित किया गया हो, है ना। तो ये सब इतना है ना, पहले वाले चैप्टर से जो है ना मुख्य बातें इतना था। अब कल नहीं होगा तो ये हो गया समाप्त, कल नहीं होगा तो अथी मैं से बता दे, जो कॉपी वगैरह सबसे क्वेश्चन जो अलग अलग है ना उस सबसे बता देंगे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन तो उतार के बना लेगा ना, क्वेश्चन इसमें करीब 10 12 20 क्वेश्चन हो गया है तैयार, नहीं हो जाएगा पूछेगा तो। हाँ जैसे हम दिखाते हैं।